नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो न्यू परियोजना को मिली मंजूरी। उत्तराखंड के संस्थानों में रात में काम कर सकेंगी महिलाएं। कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगे मुहर। उपनल कर्मचारियों की समान वेतन वाली मांग पूरी। सीएम धामी की मंजूरी के बाद शासनादेश जारी। 12 साल से अधिक सेवा देने वाले कर्मियों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में घुसपैठियों को सीएम धामी की सख्त चेतावनी। पहचान छिपाकर रहने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पिछले 10 सालों में बने प्रमाण पत्रों की जा रही है जांच। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। प्रदेश के SC/ST छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। 3 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो न्यू परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए भी मंत्रिमंडल बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर मंत्रिमंडल बैठक में कौन कौन से बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। राजधानी देहरादून में न्यू मेट्रो पर कैबिनेट की सहमति बनी है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने इस पर परामर्श दिए हैं। पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा सदन के पटल पर रखने पर सहमति बनी है। अभियोजन विभाग के नए ढांचे को मंजूरी दी गई है। 46 सहायक अभियोजन अधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के 2022 से 23 के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में भी रात की पालियों में काम कर पाएंगी महिलाएं। कैबिनेट ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मकारों को काम करने की इजाजत दी। पहले कर्मकारों से लेनी होगी सहमति। श्रम विभाग के दुकान और स्थापन अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। छोटे प्रतिष्ठानों पर असर नहीं पड़ेगा। बड़े प्रतिष्ठानों को नियम लागू करने होंगे। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव को कैबिनेट ने खारिज किया। तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव अगली मंत्रिमंडल बैठक में लाया जाएगा। मानव वन्य जीव संघर्ष में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। सीएम की घोषणा पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। मानव वन्य जीव संघर्ष में घायलों के समुचित उपचार का खर्चा भी सरकार उठाएगी। राज्य की दुकानों एवं स्थापनों में महिला कर्मकारों को रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गई है। इसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से महिला कर्मकारों को कार्य करने का अधिक अवसर प्राप्त होंगे। रात्रिपाली महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व हुई लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाए। इससे महिला कर्मकारों को एक लैंगिक समानता का व्यवस्था प्रभावी होगी। मेट्रो न्यू परियोजना के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुछ सुझाव और परामर्श दिए गए हैं। मेट्रो न्यू जो यहाँ की प्रोजेक्ट बन रहा था उनको उसमें समाहित करने के लिए सहमति दी गई। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2025 का संशोधन, इसमें जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें नियमावली प्रावधान के अनुसार वर्तमान में मानव मृत्यु की दशा में 6 लाख की धनराशि मृतक के आश्रितों को दी जाती है। इसको बढ़ा करके जो अनुग्रह राशि है वो प्रति व्यक्ति 10 लाख की गई है। देहरादून में कई दिनों से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों की समान कार्य समान वेतन की मांग को आखिरकार सरकार ने पूरा कर दिया है, जिसके बाद उपनल कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 12 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों को समान काम समान वेतन का लाभ मिलेगा, जिसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। देखिए, ये चूंकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम उपनल कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए।
वहीं हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एमबी इंटर कॉलेज परिसर में लगे सहकारिता मेले में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने मेले में लगे अलग अलग विभागों के 150 से अधिक स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने लोगों से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि सहकारिता मेले से ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, किसान, महिला समूह और स्थानीय उत्पादों को पहचान मिलती है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला 1 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है उसके पूरे रिकॉर्ड की जांच की जा रही है, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड समेत निवास प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का राजकीय सम्मान के साथ हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत सहित कई विधायक भी शामिल हुए। पूरे जिला प्रशासन ने उनको अंतिम विदाई दी। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में अवकाश भी रहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेडी के संस्थापक और फील्ड मार्शल कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर शोक जाहिर किया है। सीएम धामी ने राज्य आंदोलन के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के कठिन संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा है कि उनका यूं जाना प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। सीएम धामी ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों अस्पताल जाकर दिवाकर भट्ट से मुलाकात भी की थी। उस दौरान उनकी जिंदा दिली देखने को मिली थी, जो कि काफी काबिले तारीफ रही थी। वो उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी, जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे। उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा। हमेशा वो हमें याद आएंगे। रुद्रपुर में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में पंतनगर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद ने कहा कि 380 करोड़ की लागत से पंतनगर हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थानों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में 3000 मीटर का रनवे, नया टर्मिनल, ILS निर्माण कार्य शामिल है। लंबे समय से हम सबका ये प्रयास रहा है कि पंतनगर एयरपोर्ट, जहां मात्र ATR ही उतर सकते हैं, बड़े जहाज़ उतरने चाहिए और ये इंटरनेशनल मानकों के आधार पर बनना चाहिए। तो ये बहुत खुशी की बात है कि 3 किलोमीटर यानी 3000 किलोमीटर का रनवे यहाँ पर बन रहा है, जो इंटरनेशनल जो मानक है उस पर फिट है। इसमें कितनी व्यवस्थाएं हुई हैं, कितनी जगह मिली है, प्रोग्रेस क्या हुई है, क्योंकि ये सैंक्शन हो गया है। 380 करोड़ रुपए इसका मिल भी गया है। तो 700 एकड़ ज़मीन हमको हमारी सरकार ने दे दी है, गवर्नमेंट ने हमारी। और इसके साथ ही जो पंतनगर की कुछ लैंड या अन्य जगहों की कुछ लैंड है, या उसकी जो बिल्डिंग्स टूटनी थी उसके बारे में हमको कुछ लेन देन करना था, देना था, वो बहुत तेज़ी से आज आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद हरक सिंह रावत की आक्रामक बयानबाजी शुरू हो गई है। 27 चुनाव से पहले हरक सिंह रावत अलग जोश में दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत का दावा है कि 27 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है क्योंकि भाजपा में बड़ी टूट-फूट होने वाली है। तो वहीं बीजेपी ने हरक सिंह रावत को भी नसीहत दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। 27 चुनाव से पहले जोश में हरक सिंह रावत, बीजेपी में टूट-फूट का किया दावा, बीजेपी की हरक को नसीहत। 2027 के चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के खेमे में तोड़फोड़ की बात कह रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुए बड़े संगठनात्मक बदलावों ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है और इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। हाल ही में कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी है। इस बदलाव के ठीक बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि वो बीजेपी में तोड़फोड़ करेंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। चल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। ये गलतफहमी है। मैंने कहा था ना, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपने महेंद्र भाई को, लेकिन महेंद्र भाई केवल हलचल नहीं होगी, तूफान खड़ा होगा। आने वाला भूचाल आएगा, इसमें भाजपा की पूरी भाजपा जो है गढ़ समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड से। आने वाला समय देखिए। देखा, हमें बड़े नेता भी नीचे, कार्यकर्ताओं का भी अभी देखना आप, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में, और सब इंतजार कर रहे थे कि रावत जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। वहीं बीजेपी हरक सिंह रावत के बयान पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि हरक सिंह रावत पहले अपनी बहू को तो कांग्रेस में वापसी करवा ले। उनकी बहू बीजेपी में सुरक्षित महसूस कर रही है। हरक सिंह रावत केवल राजनीतिक हलचल के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हरक सिंह जी राजनीतिक बयानबाजी में तो माहिर ही हैं, अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी में अपने को कंफर्टेबल फील कर रही है, मैं समझता हूं कि हरक सिंह जी जब अपनी बहू को ही कांग्रेस में नहीं ले जा पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में से कहां से तोड़फोड़ कर पाएंगे। पहले वो अपनी बहू पर निर्णय लें, उसके बाद पार्टी तोड़ने की बात करें। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की बात है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वर्तमान में तो पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, न पार्टी छोड़ रहा है, न पार्टी में छोड़ने की कोई ऐसी स्थिति है। मथुरा दत्त जोशी के बयान का हरक सिंह रावत ने भी पलटवार किया है। उनका कहना है कि मथुरा दत्त जोशी खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मथुरा दत्त जोशी जिस दिन कांग्रेस में शामिल होंगे उसके बाद अनुकृति से बात कर उन्हें वापस कांग्रेस में बुला लिया जाएगा। मथुरा दत्त जोशी खुद ही कांग्रेस ही है, कहाँ लगे तुम, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहा है। तो वो जिस दिन मथुरा जोशी वापस कांग्रेस में आएगा उस दिन वो अनुकृति को भी मैं कहूँगा कि तो अनुकृति से बात कर ले। 27 से पहले और नेताओं को भी लाने की सोच रहे हैं कांग्रेस में वापसी? क्यों नहीं आएंगे, अभी देखना, अभी तमाशा भी आप। 2027 चुनाव से पहले इन बयानों से उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस संगठन बदलाव के बाद आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों के पास अपने कोई ऐसे नेता नहीं बचे जिनके सहारे 27 का चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल देखना होगा कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का ये बयान कितना सही साबित होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग कराएगा। समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव प्रकाश चंद्रा ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 3 दिसंबर तक ये आवेदन किए जा सकेंगे। कोचिंग के लिए 2 संस्थानों का चयन हुआ है, जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल और पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में फ्री कोचिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में पहले इस तरह की कोचिंग वगैरह का प्रावधान था, लेकिन जो हमारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में इस तरह से, लेकिन इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में समाज कल्याण विभाग ने जो हमारी योजना है, गरीब जो SC ST के जो छात्र हैं इनको निःशुल्क सिविल सेवा की प्रशिक्षण का जो है
कोचिंग दिए जाने का, इस पर सीरियसली काम करना शुरू किया है। वहीं भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने ग्रामीण इलाकों का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के सामने जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान की समस्या को अवगत कराया है, जिसके बाद विधायक राम सिंह केड़ा ने डीएफओ नैनीताल से भीमताल विधानसभा क्षेत्र के नगर और चारों ब्लॉक में पिंजरा लगाने के निर्देश दिए। वहीं संविधान दिवस के मौके पर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और संविधान निर्माताओं के योगदान को याद किया है। वहीं गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार में संविधान को खतरा है। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस में कई जगहों पर संविधान बचाओ की भावना से कार्यक्रम रखे गए। उसमें यहाँ पर भी संविधान बचाओ गोष्ठी का आयोजन किया गया। केंद्र की सरकारों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि संविधान दिवस पर इस देश की जनता को और इस देश के राजनीतिक पार्टियों को संविधान बचाओ का नारा देना पड़ रहा है। ये क्या स्थिति आ गई है। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों को सुगम यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार रोडवेज बेड़े में बढ़ावा देने पर जोर कर रहा है और इसी क्रम में 30 नवंबर तक परिवहन विभाग को नई BS6 मॉडल की 100 बसें मिलने जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कुंभ को देखते हुए 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें और 1000 नई BS6 साधारण बसों की खरीद के लिए 665 करोड़ रुपए का बजट जो है उसकी मांग की है। दरअसल साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों को सुलभ परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जा रही है। पिछले 2 साल में हम लोगों ने लगभग पहले हमें नवंबर 24 में हमें 130 बसें प्राप्त हुई थी और इस बार इसके बाद 100 बसें अभी हमारे नवंबर 30 तक 100 बसें हमें और मिल जाएंगी, जिसके लिए कार्रवाई गतिमान है और जिनकी आपूर्ति नवंबर के लास्ट वीक तक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हमने अनुबंध पे AC बसेस भी ली हैं, जिनकी भी आपूर्ति नवंबर के लास्ट तक उसकी भी आपूर्ति हो जाएगी। तो हमने अपना बेड़ा को काफ़ी सुसज्जित भी किया है और इसको काफ़ी मतलब यंग भी बनाया है। इसके लिए बोर्ड में ये निर्णय लिया जा चुका है, इनको क्रमिक रूप से हमें रिप्लेस करना है। तो हम लोग हर साल ही हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है कि पुरानी बसों को हम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह नई बसें लाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 130 बसें हम ऑलरेडी ले चुके हैं और 100 बसों की आपूर्ति अभी नवंबर के लास्ट तक हो जाएगी। वहीं देहरादून को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरी सुविधाओं से लैस करने की दिशा में नगर निगम ने एक पहल की है। नगर निगम ने प्रेमनगर क्षेत्र में प्रदेश का पहला पिंक एंड ग्रे हाईटेक स्मार्ट टॉयलेट बनाया है। नगर आयुक्त ने बताया कि ये टॉयलेट को खासतौर पर महिला और दिव्यांगों के लिए तैयार किया गया है। हाईटेक स्मार्ट टॉयलेट परिसर न सिर्फ प्रेमनगर की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि आधुनिक देहरादून की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। देखिए, जो प्रेमनगर चौक पर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी व्यापार मंडल और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाजाही रहती है, हाई फुटफॉल एरिया है और वहाँ पर एक कम्युनिटी टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट की एक काफ़ी समय से मांग रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष रूप से पिंक और ग्रे टॉयलेट के रूप में संयुक्त एक व्यवस्था वहाँ पर क्रिएट की गई है और रिकॉर्ड टाइम में विदिन 20 डेज़ इसको रेडी किया गया है। इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ एडिशनल ऐड की गई हैं, सेंसर बेस्ड डस्टबिन, सेंसर बेस्ड हैंड ड्रायर, हेयर ड्रायर और जितनी भी रूटीन की आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब उसमें उपलब्ध कराई गई हैं। सेल्फी पॉइंट से लेकर के जो फीडिंग और डे केयर रूम है बच्चों के लिए और जिन महिलाओं के लिए आवश्यकता रहती है डे केयर फैसिलिटीज़ की, उनके लिए उसको एस्थेटिकली डेवलप किया गया है। और ग्रे टॉयलेट में मोबिलिटी इश्यूज़ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए व्हील चेयर की फैसिलिटी, रैंप और एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रेलिंग्स इत्यादि ये सभी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई गई हैं। देहरादून में बढ़ती आबादी के साथ ही बढ़ती गाड़ियों की संख्या के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और हैरानी इस बात की है कि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यातायात पुलिस की भी भारी कमी है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सबसे ज्यादा कमी पुलिस फोर्स की है। साल 2017 में राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 411 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए थे,
जिसकी मौजूदा संख्या केवल 269 रह गई है, जिसके चलते मसूरी और विकासनगर जैसे क्षेत्रों में यातायात पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई, जबकि ऋषिकेश में भी बहुत कम संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है। वहीं राजधानी की ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए पूरे जनपद में 3 इंटरसेप्टर वाहन, 3 हाईवे पेट्रोल, 2 बुलेट इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल, 26 मोटरसाइकिल, 3 स्पीड रडार गन, 70 एल्कोमीटर, 345 ई चालान मशीन, 62 बॉडी वॉर्न कैमरा और 5 हैंडीकैम कैमरे उपलब्ध हैं। लेकिन फोर्स की कमी के चलते यातायात व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती है। इसे लेकर देहरादून एसएसपी ने भी अपनी बात रखी है। देखिए, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, चूँकि जो राजधानी है, इसमें आप लोग ने भी देखा होगा कि जितने भी त्यौहार हमारे होते हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक जुलूस हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट प्रोसेशन होते हैं जो डेली कहीं ना कहीं राजधानी होने के कारण हमेशा होते हैं। और चूँकि राजधानी का हमारा जो सेंटर है वो देखा जाए तो कुछ ही मुख्य मार्ग है, कुछ ही मुख्य जगह है जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको देखते हुए जब भी ऐसे प्रोसेशन, ऐसे कोई होते हैं, यहाँ पर धार्मिक होते हैं जुलूस या प्रोटेस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं आमजन को असुविधा होती है। तो एक कारण ये भी है राजधानी का, जो पॉजिटिव और नेगेटिव कहेंगे, दोनों चीज़ें हम जब देखते हैं तो देहरादून में बाकी सभी कारणों के साथ साथ वाहनों का लोड भी बहुत ज्यादा है और राजधानी में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है, जिसके कारण सड़क पर यातायात का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि त्योहारों के समय और वीकेंड या फिर छुट्टियों के दौरान राजधानी में सैलानियों की संख्या भी बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे में गाड़ियों का लोड भी बढ़ने लगता है। और जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य, चूँकि राजधानी है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। जैसे अभी गेल के अंडरलाइन काम चल रहा है, साथ ही साथ यूपीसीएल का भी काम चल रहा है, अंडरलाइन अंडरग्राउंड वायरिंग का, पहले स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे काम है, जल संस्थान के काम है जहाँ पर पाइपलाइन का काम चलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम डेवलपमेंट के लगातार चल रहे हैं, जिसमें देखा गया कि 3-4 महीने बारिश के कारण सारे काम रुक जाते हैं और अचानक से फिर वो सारे काम शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट होता है किसी शहर का या कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उस दौरान कहीं ना कहीं जब निर्माण कार्य होते हैं तो यातायात पर खासकर इसका मेन प्रभाव पड़ता है। और जिस हिसाब से गाड़ियों का क्रेज़ भी लोगों में बढ़ रहा है, आजकल 12 लाख से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करा चुके हैं। डेली यहाँ पर 30 से 40 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती, तो डेफिनेटली वो इन्हीं रोड्स पर चलती हैं जो हमारे पास अभी तक मार्ग उपलब्ध है। तो प्रयास इसमें जारी है कि आगे बेहतर इसमें और प्रयास करके लोगों का यातायात ज़्यादा सुगम बनाया जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त फोर्स की कमी है, जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो फोर्स पुलिस के पास है, उससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, हमारी शहर में इवन डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए हमने एक मंथन कराया है हमारा अफसर्स के साथ। इनका समस्या है कि कुछ मैन पावर की कमी है, उसे हम पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, जो अवेलेबल मैन पावर है उनसे हमने अच्छे से काम लेने के लिए ब्रीफ करें डेली और उनको मॉनिटर करें। हमारे सीईओ सब थानेदार, और हमने थानेदार लोगों के साथ भी हमने मीटिंग रखी थी उसे बीसी पे। उनका यह है कि भाई अधिक्रमण रोड पे जहाँ उसे चलते हुए ट्रैफिक का बाधा हो रहा है, उन्हें भी जिम्मेवारी हमारा एसओस का होगा। देहरादून में पुलिस की कमी को लेकर बैठक तो हो चुकी है, लेकिन इसका परिणाम आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आम जनता को जाम के झाम से दो चार होना पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं पौड़ी में राजकीय शिक्षक संघ ने अधिवेशन की तैयारियों को लेकर बैठक की है और बैठक शुरू होने से पहले राजकीय आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट और पूर्व जिला अध्यक्ष बलराज गोसाई को श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और इसके साथ ही बैठक में राज्य निर्माण को लेकर दिए गए उनके योगदान को भी याद किया है। उस दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अपनी देना चाहता हूँ कि जिनके प्रयासों से और जिन्होंने की एक इनिशिएट लिया था इस राज्य को बनाने में, आज जो हमारे बीच नहीं है, हम उनको हमेशा वो अमर हो गए हैं इस उत्तराखंड राज्य में। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने सपना देखा था इस उत्तराखंड के लिए और इस उत्तराखंड की जनता के लिए, उस सपनों को हम साकार करें। हम एक शिक्षक के रूप में, तो शिक्षक का तो एक समाज का निर्माता होता है और समाज का निर्माता उस सेंस में होता है कि जो हमारे क्रांतिकारी साथी रहे हैं या जिन्होंने हमें कोई उपलब्धि दिलाई है, उनके नक्शे कदमों पर हम चलें, तो उसको चलाने के लिए हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको हम शिक्षा दे सकें। वहीं दमसिंह नगर में नए लेबर कोड के खिलाफ
खिलाफ विरोध तेज हो चला है। काशीपुर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों से लिखे पोस्टर्स को जलाकर नाराजगी जताई है। मजदूर नेताओं का कहना है कि नए कोड हड़ताल के अधिकार सहित कामगारों के मूल अधिकारों को कमजोर करते हैं। लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और इन सारी मतलब बातों में एक बात ये भी है कि जो महिलाओं का रात की पाली में काम का बिल पास कर दिया गया है। हमारा सरकार से कहना है कि जब दिन के उजाले में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो रात की पाली में कैसे काम करेंगी। और हम देख रहे हैं पूरे देश में जो महिला हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड में और ज्यादा बढ़ी। तो इसी चीज को लेकर हम आगे 30 नवंबर को महिला हिंसा के विरोध में एक हल्द्वानी के अंदर बड़ा सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो महिला हिंसा के विभिन्न आयाम है उनको खत्म करने के लिए प्रयास करें। वहीं रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर फैल रही गलतफहमियों को लेकर बिजली विभाग ने एक जागरूकता शिविर आयोजन किया है। एसडीओ अनुभव सैनी ने उपभोक्ताओं को बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे किसी भी उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल देने की अफवाहें पूरी तरह से गलत है। यूपीसीएल द्वारा अब स्मार्ट मीटर के लिए जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी किसी की शिकायत है उसके और शिकायत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जो भी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका हल हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। और अगर कोई किसी के कुछ जानना चाहते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में तो उसकी जानकारी भी दी जा रही है। वहीं पंतनगर सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी का एक प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सिडकुल से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा गया। सीएम धामी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सिडकुल उत्तराखंड का प्रमुख रोजगार केंद्र है, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एसोसिएशन को टाइम दिया और उनसे मुलाकात करी अपनी कीमती समय को निकाल कर। और वो एक डायनामिक और यंग मुख्यमंत्री हैं और इस समय वो पूरे उत्तराखंड के लिए हर चीज़ को, चाहे उद्योग हो, कोई उद्योग नीति हो या जो भी इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्री आने वाली है, जो लैंड का सब चल रहा है, कृपया फार्म जैसे, तो इन सब के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ के रोजगार के बारे में भी सोचते हैं। तो ये उसके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं और उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और उन्होंने जो है हमसे जो मुलाकात थी वो इसी संबंध में हुई कि किस किस तरीके से यहाँ पे किया जाए। तो उन्होंने सारी अपनी बारे में बताया कि देखिए मैंने एयरपोर्ट के लिए जो है सब 700 करोड़ रुपए सब किया है और नए सिडकुल जो आ रहा है खुर्तिया में उसके लिए वहाँ पर तो एमडी भी आए थे उसका इंस्पेक्शन करने, वो सब बताया उन्होंने। रुड़की स्थित लहबोली सहकारी समिति की नवनियुक्त चेयरमैन विभा चौधरी ने पहली बोर्ड बैठक में कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर समिति के सभी सदस्य और स्थानीय लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि विभा चौधरी निर्विरोध चुनी गई है, जबकि उपसभापति की जिम्मेदारी शशि वर्मा को दी गई है। विभा चौधरी ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे। शुक्रिया उन सबका जिन्होंने मुझे इस चुनाव के लिए मतलब चुना है, प्रतिनिधि चुना है, उन सबका शुक्रिया। और किसानों के हित में जो भी कार्य होंगे, जो भी उनके लिए अच्छा से अच्छा रहेगा वो मैं करूंगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो न्यू परियोजना को मिली मंजूरी। उत्तराखंड के संस्थानों में रात में काम कर सकेंगी महिलाएं। कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर लगे मुहर। उपनल कर्मचारियों की समान वेतन वाली मांग पूरी। सीएम धामी की मंजूरी के बाद शासनादेश जारी। 12 साल से अधिक सेवा देने वाले कर्मियों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में घुसपैठियों को सीएम धामी की सख्त चेतावनी। पहचान छिपाकर रहने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पिछले 10 सालों में बने प्रमाण पत्रों की जा रही है जांच। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। प्रदेश के SC/ST छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग। 3 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन।